अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं मिलने के लिए। मैं वन बाई वन इंशाल्लाह आप सबसे मिलता जाऊंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं अमेरिका के शहर टेक्सास ह्यूस्टन में मैं मौजूद हूँ। और ये इलाका जहाँ मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ, जहाँ घर है हमारा, ये शुगर लैंड है और बहुत खूबसूरत इलाका है शुगर लैंड। स्पेशली यहाँ की हरियाली, दरख्त, बड़े बड़े ग्राउंड हैं, क्योंकि घर फासलों में, काफ़ी बड़े घर हैं और फासलों पे बने हुए हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, बीच में काफ़ी गैप आ जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे फार्म हाउस पे आप मौजूद हैं। इतनी शांति है, सुकून है, इतना मज़ेदार यहाँ पे, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक भूत बंगला भी है। जब मैं पहली दफ़ा आया तो मेरी फैमिली ने कहा कि यहाँ पे एमजी भूत बंगला भी आपको दिखा के आते हैं। तो हम रात को वॉक करके गए भूत बंगला। मैंने देखा काफ़ी यहाँ की मैंने वीडियोस बनाई हैं उन घरों की, इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियोस में या वैसे मैं डालता रहूँगा। आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये इलाका बहुत खूबसूरत इलाका है। तो भूत बंगले के अंदर भी मेरी ख्वाहिश पैदा हुई है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ, आप लोगों के लिए राज प्रोग्राम करूँ, क्योंकि यहाँ उस भूत बंगले के हवाले से मुझे काफ़ी किस्से, कहानियाँ, वाक़यात जो हुए हैं वो मुझे सुनाए गए हैं। बहुत सारे लोग राज के हवाले से मुझसे पूछ रहे हैं। तो राज मैंने आपसे पहले भी कहा है, जेन्युइन प्रोग्राम, ओरिजिनल लोकेशन पे, इस तरह नहीं जिस तरह बाकी लोग करें। इंशाल्लाह ऐसा प्रोग्राम कोशिश करूँगा पेश कर सकूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे। तो उसके लिए प्रैक्टिकली बहुत कुछ कर रहा हूँ, जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। आज की स्टोरी उन्होंने मुझे बताया नहीं रियल लेना है नेम या फ़र्ज़ी लेना है, तो मैं नेम तो उनका रियल ले लेता हूँ, बाकी चीज़ें जो है मैं फ़र्ज़ी करता हूँ। जवेरिया उनका नाम है और उनकी कहानी भी, जहाँ मैं हॉरर स्टोरी जहाँ पे आप उस कहानी को एंजॉय करते हैं, खौफनाक कहानी होती है, तो वहाँ पे कुछ एंड में ऐसा ज़रूर होता है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीखने का अमल होता है। क्योंकि मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे मैंने सीखा तो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं, ताकि आपको भी उसी तरह सीखने को मिले। जवेरिया कहती हैं, ये उन दिनों की बात है कि जब पापा ने एक प्लॉट लिया, उसके साथ ही हमारा घर था, लेकिन अब हम अपना घर बनाने जा रहे थे। एक काफ़ी बड़ा प्लॉट था जिसके ऊपर पापा ने घर बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही अरसे के अंदर हमारा एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का घर बन चुका था। इस घर का एक जो पीछे वाला हिस्सा था वो काफ़ी बैक यार्ड जो बनाया गया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया था। अम्मी को बहुत ज़्यादा बागबानी का, यानी पौधे लगाने का बहुत शौक़ था, तो उन्होंने काफ़ी पीछे पौधे भी लगाए हुए थे। नीचे वाला एक पोर्शन था, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर था और उसके बाद सेकंड फ्लोर भी इस घर का बनाया गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर बनाया गया था। अब इतना बड़ा घर था तो वहाँ पे काम करने वाली बच्चियां भी हम लोगों ने रख ली। तो ये दो लड़कियां थीं, एक की उम्र 15 साल थी और एक की उम्र 12 साल थी। ये हमारी बिल्कुल फैमिली की तरह थी। ऐसा नहीं थी कि ये काम करने वाली कोई मेड थी या नौकरानी थी, नहीं, बिल्कुल घर का हिस्सा। यहां तक कि कुछ अरसे के बाद उन्होंने मेरे ही बेडरूम में, जवेरिया कहती है, मेरे साथ सोना शुरू कर दिया। मैं उनको अपने बेड पे अपने साथ सुलाती थी। यकीनन इसी बात का सबूत है कि उनका खाना पीना, उठना बैठना बिल्कुल एक फैमिली की तरह था। जहां पे जवेरिया कहती है, इस घर में मेरे माँ बाप के अलावा मेरे और बहन भाई भी रहते थे। तो इस घर से सब बहुत खुश थे। एक नया घर बन चुका था, बहुत खूबसूरत घर बनाया गया था। लेकिन हमेशा वो प्लाट जो वीरान पड़े होते हैं, बज़ाहिर तो ऐसे नज़र आता है कि ज़मीन का एक टुकड़ा है, उस पर कुछ भी नहीं है। आपका ये प्लाट है और आपका जब दिल चाहता है तो उस पर आप मकान खड़ा कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता होता आंखों को ना नज़र आने वाली ताकत वहीं बसेरा रखती है। और जब आप एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग तो बना लेते हैं, लेकिन उस मखलूक को वहाँ से नहीं निकाल सकते। ऐसा ही इस घर में हुआ। जवेरिया कहती हैं, जो मेरा बेडरूम था उसके अंदर एक खिड़की भी लगी थी। अब मेरा जो कमरा था वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, बल्कि पहली मंजिल पे था, फर्स्ट फ्लोर पे था। घर की पहली मंजिल पे इस अंदाज में था कि अगर मैं खिड़की को खोलती थी तो सामने मुझे बागीचा नजर आता था जो नीचे की तरफ था। कुछ खिड़कियाँ इस तरह की होती हैं, जिस तरह ये मैंने दरवाज़ा खोला और मैं बाहर आके बैठ गया हूँ। ये तो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये मेरा रूम है, यहीं पे मैं बैठ के लाइव भी करता हूँ और उसकी ये बालकनी सी बनी हुई है। हर कमरे के साथ इस तरह बालकनी है, आप
आके बैठ सकते हैं। तो वो जो उनकी खिड़की थी उसके साथ बालकनी नहीं थी, जस्ट आप खिड़की खोलते थे और अंदर ही रूम के अंदर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख सकते थे। तो वो कहते हैं मुझे वहाँ पे खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था। जब मेरे पास टाइम होता तो मैं खिड़की खोलती और मैं बाहर का नज़ारा करती थी। कुछ अरसा हुआ था मैं उस घर के अंदर रहते हुए कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं खिड़की खोलने के लिए उठी, अपने बिस्तर पे बैठी थी कि मेरा दिल किया कि मैं खिड़की खोलूं, और उसी तरह जिस तरह मैं खिड़की खोल के बाहर तकती रहती हूँ फूलों को, उड़ते आज़ाद परिंदों को, उस महकती खुशबू को खिड़की खुलते ही मैं महसूस कर सकती हूँ। खिड़की खुलते ही उस बंद कमरे के अंदर जो बाहर की एक ताज़ा हवा, एक हवा का झोंका जब अंदर आता है तो इंसान का दिल वैसे ही खुश हो जाता है। तो मैं बिस्तर से उठी उस खिड़की को खोलने के लिए कि मेरी आंखों ने देखा जैसे खिड़की खुद ब खुद खुलना शुरू हो गई हो। खिड़की थोड़ी सी खुल गई थी और ये कोई ख़ास बात नहीं थी, मामूली बात थी। खिड़की हवा से खुल सकती है और ऐसा ही हुआ, खिड़की हवा से खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर की हवा मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने खिड़की को इसलिए खोला, आ जाओ, अपनी सांसों के अंदर इस ताज़ा हवा को लेकर जाओ और अपनी नाक से उस खुशबू को महसूस कर सको जो इस पूरे तुम्हारे बागीचे के अंदर फूलों ने बखेर दी है। मैं कुछ देर खड़ी रही वहां पे, लेकिन उस वक्त वहां पे खड़े हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह उस कमरे के अंदर मैं अकेली नहीं हूं, कमरे के अंदर कोई और भी है। ये एक ऐसा एहसास था जो किसी भी इंसान को चौंका सकता है। सो मैं भी चौंक गई उन ख्यालों से जिनमें मैं डूबी हुई थी। एकदम से बाहर निकली और झटका लिया और पीछे मुड़ के देखा कौन है, तो कमरे में कोई भी नहीं था। लेकिन मुझे महसूस हो चुका था जैसे मैंने अपने वजूद के अलावा इस कमरे में किसी और को भी महसूस किया है। हो सकता है इंसान का वहम हो, अपने ही दिमाग से इंसान तसल्ली दे देता है अपने आप को, नहीं मेरा वहम था। फिर शबो रोज़ उसी घर में गुजरते रहे कि फिर ऐसा ही वाक़या हुआ जिससे मुझे लगा कि आज खिड़की हवा ने नहीं खोली, बल्कि ऐसा हुआ जब मैं उठने लगी तो खिड़की फिर से खुलना शुरू हो गई। मैं आज भी यही समझी बाहर हवा है और हवा से खिड़की खुल गई है। और जैसे ही मैं खिड़की के पास पहुंची तो बाहर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। बाहर हवा तो बिल्कुल नहीं थी, तो फिर खिड़की कैसे खुली थी? बाहर भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे कोई खड़े होकर खोल सकता था, तो फिर खिड़की आज कैसे खुली? फिर मैंने अपने दिमाग से उसको एक वहम समझा, फिर अपने दिमाग से उसका खुद ही जवाब दे दिया, खुल गई होगी। लेकिन जब तीसरी दफ़ा भी ऐसा हुआ, उसी कमरे में अपने बिस्तर पे बैठे हुए किताब पढ़ते हुए जब मेरी निगाह खिड़की की तरफ गई, तब तो वो खिड़की बंद थी। और खिड़की से निगाह हटा के जब मैं वापस किताब की तरफ ही अपनी आंखों को मोड़ने लगी थी, लेकिन अभी आंखों को अभी मोड़ा नहीं था, खिड़की पे ही मेरी आंखें थी कि तभी मेरी आंखों ने मंजर देखा। वो खिड़की इस अंदाज में खुल रही थी जैसे बाकायदा उसको खोला जा रहा हो, और मेरी आंखें उस खिड़की को देखती ही रह गईं। ये तो खोला है किसी ने खिड़की को। और मैं उठ कर गई। बाहर फिर हवा नहीं थी, लेकिन आज खिड़की को खोला गया था। ये तीसरी दफा हो रहा था। जब तीसरी दफा एक ही बात हो तो यकीनन सी बात है आप चौंक से जाते हैं। अपने आप को जो तसल्ली पहले दे चुके होते हैं, दिल में एक शकूक व शुबात से पैदा हो जाते हैं। सो मेरे दिल में भी शक सा आ गया था, नहीं कुछ है। फिर वो भी तो याद आ गया कि मैंने अपने आप के अलावा किसी और को भी इस कमरे में महसूस किया था। और उसी दिन वो शक जो पड़ा था यकीन में बदल गया जब मैं कमरे के अंदर बैठी हुई थी और ना सिर्फ खिड़की खुली बल्कि खिड़की के अंदर बाहर वाली साइड से एक छोटा सा पत्थर था जो उड़ता हुआ अंदर आकर गिरा। मैंने खिड़की को खुलते हुए भी देखा था और पत्थर को अंदर आते हुए देखा था। जल्दी से अपनी जगह से उठी, उस खिड़की के पास पहुंची कि ये पत्थर कहां से आया है, किसने मारा है पत्थर। लेकिन उस जगह जहां से ये पत्थर उड़ के आया था वहां पे कोई भी नहीं था। तो क्या ऐसा हो सकता है किसी ने पत्थर मारा हो, शरारत की हो और छुप सा गया हो, कोई घर का फर्द। लेकिन इतना छोटा सा पत्थर खिड़की को नहीं खुल सकता, खिड़की कैसे खुली है?
इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने फैसला किया कि इस खिड़की को मैं पक्का पक्का लॉक कर देती हूं, इस खिड़की को नहीं खोलूंगी। और ऐसा ही किया, मैंने उस खिड़की को पक्का पक्का इस अंदाज में बांध के बंद कर दिया कि अब ये खुल ही ना सके। कुछ दिन तो खिड़की बंद रही और मैं उसको मुसलसल देखती रही कि खिड़की को जब से मैंने बांधा था वो मुसलसल वहां पे बंद थी। लेकिन एक दिन जब मैं कमरे में दाखिल हुई, खिड़की को देखा बंधी हुई है, वॉशरूम में चली गई और जैसे ही बाहर निकली तो मेरी आंखों ने देखा खिड़की खुल चुकी है। अब फिर एक दिमाग में शक सा आ गया कि शायद बाहर से आया हो, किसी ने खोल दिया हो, लेकिन किसी के अंदर आने की आवाज भी तो नहीं आई थी। फिर से खिड़की को बांध दिया और तभी वो दोनों बच्चियां जो उस घर में काम करती थी, मेरे साथ रहती थी, यहां पे मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तो नाम लिया है स्टोरी में, मैं उनसे पूछ नहीं सका इसलिए उनका नाम नहीं लूंगा। वो दोनों बच्चियां उसी रूम में थीं। तो मैंने उनसे कहा, ये खिड़की मैंने बंद की हुई है, इस खिड़की को मत खोलना। उन्होंने कहा, ठीक है बाजी, इस खिड़की को नहीं खोलेंगे। और मैं किसी काम से रूम से बाहर चली गई। अभी निकले हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे कमरे से बकायदा चीख मारने की आवाज़ आई। मैं भागती हुई कमरे में दाखिल हुई तो देखा वो दोनों बच्चियां सहमी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया, बाजी आपने कहा था खिड़की को नहीं खोलना, हमने खिड़की को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन हमारी आंखों ने जो मंजर देखा है वो बहुत ही खौफनाक कर देने वाला था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा खिड़की उसी तरह बंधी हुई थी जिस तरह आपने कहा था, लेकिन हमारी आंखों ने इस खिड़की को खुद ब खुद खुलते हुए देखा है। ये तो बंधी हुई थी, इसको कोई खोल ही नहीं सकता हमारे अलावा, लेकिन ये खुद ब खुद बंधा हुआ भी खुल गया है और खिड़की पूरी खुल गई है। और मैंने उसे कहा, डरना नहीं, कोई बात नहीं, ये खुल जाती होती है। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी थी, मामलात वहम से निकल के यकीन में बदल चुके थे, शक यकीन में बदल गया था, मामलात गड़बड़ हैं। अब अक्सर ये खिड़की इसी तरह खुलती थी, पत्थर भी आते थे, लेकिन वो जो मेरे साथ दो बच्चियां थी जो 15 साल की थी, वो बहुत ही हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसका कद काट भी माशाल्लाह बहुत लंबा सा था, गोरा चिट्टा सा उसका रंग था और बहुत लंबे लंबे बाल थे। वो मेकअप नहीं करती थी, खुदा ने उसको हुस्न से ऐसा नवाजा था कि उसके चेहरे पे खुदा ने खुद से ही लिपस्टिक और वो तमाम लवाजमात जो मेकअप में ख़वातीन अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए लगाती हैं, वो तमाम मेकअप के लवाजमात उसके चेहरे पे लगे थे। मैं खुद उसको कहती थी कि तुम कितनी माशाल्लाह खूबसूरत हो। एक दिन मैं और वो दोनों बच्चियां घर में थे कि मैंने उस बड़ी वाली बच्ची से कहा, चलो ऊपर मामा पापा का रूम साफ करके आते हैं। हम दोनों सफाई की नीयत से ऊपर चली गई। ऊपर वाली जब हम मंजिल पे पहुंची तो शुरू में अम्मी ने वहीं पे गमले लगाए हुए थे, गमलों के अंदर मिर्चें लगाई हुई थी, मिर्चें उगाती थी तो घर में इस्तेमाल की जाती हैं। वो कहती है हम जैसे ही कमरे में अंदर दाखिल हुए हैं ऊपर वाले पोर्शन में, तो बाकायदा किसी ने मिर्चों को तोड़ा है और मिर्चों को तोड़ के हमारे ऊपर इस अंदाज में फेंका गया है जैसे किसी ने मिर्चें हम पे फेंकी हों। हम दोनों चौंक सी गई हैं। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा है, मैंने उसकी तरफ देखा है, क्योंकि दोनों को ही अंदाज़ा हो गया था अंदर कोई भी नहीं है, हम दोनों सिर्फ सफाई करने के लिए आई हैं, लेकिन मिर्चों को तोड़ के बाकायदा हमारे ऊपर फेंका गया है। हमने फिर भी हौसला नहीं हारा, आगे बढ़ी कि कोई बात नहीं, हम सफाई करती हैं। क्योंकि जिनकी ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जवेरिया, ये कि इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और इनकी फैमिली के बाकी तमाम लोग भी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। सरकारी, काफ़ी लाहौर में ये लोग रहते हैं, काफ़ी सरकारी बड़ी पोस्टों पे हैं। ये लोग इन बातों पे इतना यकीन नहीं करते, जिन्नात को मानते हैं, उस पर यकीन है, लेकिन इस तरह डरना और कांप जाना, खौफजदा हो जाना इनमें नहीं था। वो कहते हैं जब हमारे ऊपर मिर्चें डाली गई तो ना सिर्फ हम दोनों चौंक गए और फिर एक दूसरे की तरफ देख के इशारों में जिस तरह कहते हैं क्या करें, वापस चलें या सफाई करें, फिर भी हम कमरे की तरफ बढ़ गए। हमने कमरे की सफाई की और जब हमने सफाई मुकम्मल कर ली और वापस जाने के लिए जैसे ही हम सीढ़ियों में पहुंची तो हमें ऐसा लगा जैसे अब हम दोनों अकेली इन सीढ़ियों की तरफ नहीं जा रही, हमारे पीछे कोई वजूद, कोई हवा का झोंका, कुछ ऐसा है जो आ रहा है।
ये एहसास चलते हुए ना सिर्फ मेरे दिल में पैदा हुआ बल्कि मेरे साथ उस लड़की के दिल में भी पैदा हुआ, और वो बोल पड़ी, बाजी ऐसा लग रहा है जैसे कोई पीछे आ रहा है हमारे। मैंने भी तो यही महसूस किया था, जो उसने अपने लफ्ज़ अभी अदा किए थे, यही मैंने महसूस किया था। और मैंने उसे कहा, कुछ नहीं, नीचे उतरो। अभी हमने नीचे उतरने के लिए 2 से 3 ही सीढ़ियां तय की थीं कि बाकायदा किसी ने पीछे से, जो हमने सफाई करके मट्टी एक जगह पे जमा कर दी थी कि वापस आके इसको उठाते हैं, उसी मट्टी को किसी ने अपनी, खैर वो तो बहुत कम मट्टी थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा, वो कहती है, मट्टी थी, मुट्ठी में जिस तरह किसी ने बंद कर दिया हो, और मुट्ठी भर के वो मट्टी हमारे ऊपर फेंक दी गई। हमने किसी को महसूस किया था पीछे आते हुए, वो बोली थी, और उसी लम्हे जब मैंने कहा चलो नीचे उतरो, बाकायदा किसी ने मट्टी हमारे ऊपर फेंक दी थी। और वो इतनी ज़्यादा मट्टी थी कि उसके सर और कपड़ों पे पड़ी, और मेरे भी सर और कपड़ों पे ना सिर्फ मट्टी पड़ी बल्कि वो मट्टी उन सीढ़ियों पे भी फैल गई। इतनी ज़्यादा वो मट्टी थी, यकीनन वो बहुत मुट्ठ भर के ही फेंकी गई थी। और हम दोनों तेजी से नीचे उतर गई। जब मम्मी घर में आई, उनको सूरत हाल बताई, तो उन्होंने कहा, तुम लोग तो एवं ही वहम करती रहती, कुछ भी नहीं, आओ मेरे साथ। ऊपर आई तो सीढ़ियों में अभी भी मट्टी मौजूद थी। उन्होंने झाड़ू उठाया और कहा, कुछ नहीं होता, उठाओ, हटो, और उन्हें झाड़ू लगा दिया, सीढ़ियों को साफ कर दिया। लेकिन मुझे अब यकीन हो चुका था मामलात इस घर के अंदर ऐसे हैं। सिर्फ वो खिड़की, वो किबले रुख की तरफ खिड़की थी, वहीं पे हमारा मुसल्ला भी बिछा रहता था, वहीं पे हम नमाज भी पढ़ती थी, लेकिन वो खिड़की खुल जाती थी। अभी तक वाकयात इसी तरह के हो रहे थे, किसी को महसूस करना, पत्थरों का खिड़की से आ जाना, खिड़की का खुल जाना, और ये तो कई दफ़ा हुआ, चाहे खिड़की खुल जाती थी, नीचे से पत्थर आते थे और नीचे कोई भी नहीं होता था। कई दफ़ा घर वालों से भी पूछा गया था, भाई घर में होते नहीं थी, माँ और बाप घर में होते थे, अब मॉम डैड तो नीचे से जाके पत्थर मारने से रहे। इर्द गिर्द कोई ऐसा घर या प्लाट भी नहीं था जिससे कोई नज़र आ सके, और इतनी दूर से कोई पत्थर फेंक भी नहीं सकता था। जो एक पत्थर आने की रेंज थी वो घर ही था, तो फिर पत्थर कहाँ से आता था? एक रात मैं और वो दोनों लड़कियां, हम बेड पे बैठे हुए थे, सोने की हम तैयारी कर रहे थे, तीनों और आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते ऐसा महसूस हुआ कि जिस बिस्तर पे, बेड पे हम बैठे हैं, वो हल्का सा हिला है। जैसे ही वो बेड हिला तो वो दोनों लड़कियां चौंकी और मेरी तरफ देखा, जैसे आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हों, बाजी आपको ये बिस्तर हिलता हुआ महसूस हुआ है? और मैंने ही आंखों में जैसे उनको जवाब दिया कि यस, मुझे भी महसूस हुआ है। लेकिन मेरी निगाह ऊपर चली गई उस पंखे की तरफ, देख सकूं कि कहीं ज़लज़ला तो नहीं आ रहा, क्योंकि बिस्तर का इस तरह जो हिलना होता है ज़लज़ले की वजह से होता है। लेकिन बाकी तमाम लाइटें, पंखा, सब कुछ अपनी जगह पे मौजूद था, सिर्फ ये बिस्तर ही हिला था। अभी मैं भी इस मामले को समझ नहीं पाई थी कि बिस्तर कैसे हिला है, कि बाकायदा तौर पे हम तीनों ने महसूस किया जैसे हमारा बिस्तर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठना शुरू हो गया है। और यह हमारा वहम नहीं था। बिस्तर के ऊपर बैठे ही मैंने जल्दी से आगे बढ़ के देखा तो मेरी आंखों ने देख लिया। वो बच्चियां तो अपनी जगह पे वहीं बैठी रहीं, नहीं देख सकी, लेकिन मैंने आगे बढ़ के नीचे ज़मीन की तरफ देख लिया था तो मुझे अंदाज़ा हो गया था हमारा बिस्तर ज़मीन से तकरीबन 6 से 7 इंच ऊपर उठ चुका था। मैं बिस्तर की उस साइड पे, बेड के साइड पे बैठी थी, जहाँ पे मैंने साइड पे होते ही, जिस तरह इंसान साइड पे देखता है, तो उस बेड के पाँव को देखा था, तो पाँव तकरीबन ज़मीन से 6-7 इंच, तकरीबन एक हाथ से भी ज़्यादा ऊपर उठ चुका था। हिलता हम तीनों ने महसूस किया था, उसको ऊपर आता भी मुझे महसूस हो गया था, उन बच्चियों को भी महसूस हो गया था, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं सकी थी कि क्या हुआ है, हिल रहा है। लेकिन मैंने क्योंकि झांक के नीचे देख लिया था तो मुझे पता लग गया था बिस्तर हवा में है, बिस्तर को उठा लिया गया है। और उसी वक्त फौरी तौर पे मैंने कुरानी आयात पढ़नी शुरू कर दी। और जैसे ही मैंने कुरानी आयात पढ़ी तो बिस्तर मैंने देखा ठा की आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पे चला गया।
जैसे ही बिस्तर ज़मीन पे गया वो दोनों भी मेरी तरफ डर गई और तेजी से नीचे उतरी और हम तीनों बाहर की तरफ भागे। हमारे घर वाले जिस तरह वो कहती है, मैंने बताया कि वो इन चीज़ों को इस तरह नहीं मानते थे कि जिन्नात तंग करते हैं, घर में होते हैं, ये होते हैं। वो हमें कहते इग्नोर करें इन बातों को, काम से काम रखें। कभी भी उन चीज़ों पे उन्होंने फोकस नहीं किया था, डरे नहीं थे। लेकिन उस रात ऐसा हुआ कि हम अपने बिस्तर पर ना सो सके और बाहर टीवी लॉन्च जो वो ड्राइंग रूम सा था वहीं पे हम तीनों सोई। अब एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि इस घर के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही है। वो मिर्चों वाला वाकया, वो मट्टी फेंकने वाला वाकया, वो बेड का हिलना, पत्थर का आना, खिड़की का खुल जाना, और मुझे अक्सर महसूस होना कोई और भी है। लेकिन एक रात नींद में मैंने महसूस किया कि मेरे साथ वो लेटी हुई बच्ची जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र 15 साल थी, हसीनो जमील थी, लंबा सा कद, गोरी चिट्टी खूबसूरत लंबे से बाल, वो नींद में इस अंदाज में बोल रही थी जैसे इंसान ख्वाब में बोलता है, लेकिन आवाज़ उसकी नहीं थी। आवाज़ बदली बदली सी थी। उस आवाज़ से मैं भी चौंक गई कि ये किसी आवाज़ में बदल रही है। बदल कैसी गई इसकी आवाज़? ये इसकी आवाज़ तो नहीं है। मैंने उसमें नींद से जगाने की कोशिश भी की, लेकिन वो ऐसी गहरी नींद में थी कि वो जागी नहीं। लेकिन मुझे उससे थोड़ा सा डर सा लगना शुरू हो गया। अब मुझे पता नहीं, ऐसा महसूस होता था कि जब जब वो कमरे में होती थी मुझे लगता था कमरे में वो और मैं नहीं है, कोई और भी है। कमरे में ऐसा लगता था जैसे वो सामने पर्दा हिला है। कभी महसूस होता था ऐसे कोई गुजर से गया है। कौन गुजरा है नजर नहीं आया, लेकिन फिर भी एहसास होता था जैसे कोई तेजी से गुजरा है। और इसी तरह के जब वाकयात मुझे मुसलसल महसूस होने शुरू हुए तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर साहब थे, वो जानने वाले थे, पढ़ाते थे, वज़ाइफ भी करते थे, उनसे राब्ता था। तो एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया, घर की सिचुएशन और घर की सारी हालात उनको बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पढ़कर चेक कर कर बताऊंगा। उन्होंने पढ़ाई की और उन्हें जब चेक करके बताया तो मैं चौंक गई, क्योंकि उनका कहना यह था कि मैं अब तुम्हारे घर आऊँगा और मज़ीद इसको कन्फर्म करूँगा, क्योंकि घर आना जाना था, वो मिलने वाले थे। और घर आके भी उन्होंने उस चीज़ को कन्फर्म कर लिया। तो उन्होंने मुझे बताया डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ ये जो बच्ची है इसके साथ कोई चीज़ जुड़ी हुई है, और कमरे के अंदर तुम्हें अपने अलावा भी कोई अगर महसूस होता है, वो पहले इसके साथ था, अब उसकी अटैचमेंट तुम्हारे साथ भी इस बच्ची की वजह से हो चुकी है। इस घर में जब यह मकान नहीं बना था तो किसी का बसेरा था, जब मकान बन गया तो उसी मखलूक ने अपना बसेरा इसी घर के अंदर रख लिया है। तो वो मखलूक अपना आप यहाँ पे महसूस कराती है, लेकिन कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अपनी इबादत, अपनी नमाजें, अपना वो कुरान की तिलावत करना आप लोगों ने नहीं छोड़ना, जारी रखिएगा। जहाँ तक इस बच्ची की बात है तो वो इसको भी नुकसान अब नहीं पहुँचा सकेगा, वो इसके साथ अटैच है। उन्हें कुछ पढ़ने के लिए बताया, पानी दम करके दिया, जिस तरह एक तरीका होता है वो उन्होंने किया। लेकिन मुझे फिर भी महसूस होता रहा कि मैं अब भी डरती हूँ। लेकिन ये सच था, मैं उस तरह के लोगों में से नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा वहम का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मैं उस तरह तो बिल्कुल नहीं डरती थी। जितना कुछ मेरी आंखों ने इस घर के अंदर देख और महसूस कर लिया था, ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब उन्होंने पानी पढ़ के दिया, उस बच्ची का इलाज किया, तो उसके बाद मेरा भी डरना कम हो गया और वो बच्ची भी रिलैक्स हो गई। और फिर जवेद ये कहती है मेरी शादी हो गई। शादी हो के जब मैं अपने घर पहुंच गई तो वो जो सिलसिला वहाँ पे थम सा गया था, रुक सा गया था, लेकिन इस घर में आके फिर से काफ़ी अरसे बाद शुरू हो चुका था। शुरू में कहती मुझे इस घर से बिल्कुल डर नहीं लगता था। सास थी नहीं, ससुर थे और शोहर थे, वो जॉब पे चले जाते, बिजनेस पे चले जाते, मैं घर में अकेली होती थी। लेकिन फिर ऐसा होना शुरू हो गया कि मुझे वो चीज़ बाकायदा तौर पे अपना आप महसूस कराना उसने शुरू कर दिया। मैं अब भी अपनी आयात पढ़ती थी, अब भी
जो वज़ाइफ थे मैं अपने करती थी, लेकिन मुझे इस घर में पता नहीं क्यों डर से लगने लग गया था। इस घर में ऐसा लगता था, जब मैं घर के अंदर अकेली होती थी, दिन की रोशनी में भी तो ऐसे महसूस होता था जैसे दरवाज़ा खिला है, कोई गुजर के गया है। मैं अपने कमरे में एक दफ़ा बैठी हुई थी और एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया गया। मैं समझी घर के अंदर कोई आया है, क्योंकि मुझे पता था घर में आज कोई भी नहीं है। मैं जल्दी से उठी, अपने कमरे से निकली बाहर, देखने के लिए गई कौन आया है इस वक्त घर के अंदर, ससुर हैं या शौहर आए हैं। तमाम कमरों में आवाज़ें देकर देख लिया तो कोई भी नहीं था। तो मैं हैरान हुई और चौंकी, क्या मेरा वहम था या कोई आया था। अंदर आ गई और कमरे में आके बैठी। अभी बैठने ही लगी थी, बैठी ही थी कि फिर से दरवाज़ा ज़ोर से खुला और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया गया। जैसे ये मेरे सामने शीशे का दरवाज़ा, अगर मैं इसको ज़ोर से बंद करूं तो आवाज़ जाएगी, ऐसी ही वो कहती हैं आवाज़ पैदा हुई। अब मैं चौंक गई कि ये मेरा वहम नहीं है, अब तो क्लियर सी एक आवाज़ पैदा हुई है। मैं उठी और मैं बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी मेरी आंखों ने उस दरवाजे को खुलते हुए और बंद होते हुए देख लिया। हाँ, ये वहम नहीं था, घर का एक दरवाज़ा था और वो मेरी आंखों ने देखा। मेरी आंखों के सामने वो दरवाज़ा बाकायदा तौर पे खोल दिया गया और आहिस्ता 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 वो दरवाज़ा खुलता जा रहा था। और थोड़ी देर के बाद उसी तरह जिसको दरवाज़े को खोला गया था, उसी तरह आहिस्ता 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 दरवाज़े को बंद कर दिया गया। अब मैं गुमसुम सी खड़ी उस दरवाजे को देख रही हूँ। खिड़की कोई भी नहीं खुली हुई कि मैं कह सकूं। हवा आ रही थी और हवा के झोंके से दरवाज़ा खुल रहा था। लेकिन असल बात तो वो थी, वो दरवाजे का जिस तरह हैंडल था वो खुल ही नहीं सकता था, वो लूज़ भी नहीं था। कुछ देर मैं वहीं पे खड़ी रही। फिर मैंने हिम्मत पैदा की कि मुझे डरना किस बात से। मैंने पहले भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं चलती हुई उस दरवाजे के पास गई, फिर से कंफर्म कर सकूं कि इस दरवाजे का हैंडल कहीं लूज़ तो नहीं है। हो सकता है हैंडल कहीं लूज़ हो और लॉक ना हो अंदर से, तो मैं इसको अच्छी तरीके बंद कर दूं। और जब जाके मैंने उसको हाथ में पकड़ा हैंडल को और चेक किया तो अच्छा खासा सख्त था, वो खुल नहीं सकता था। और इसी लम्हे जब मैंने उस हैंडल को चेक किया था तो वो बंद हुआ था। उसको खोलने के लिए मुझे पूरे हैंडल को घुमाना था, तभी उसका लॉक खुलता और दरवाज़ा खुल सकता। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए चेक किया तो दरवाज़ा आगे पीछे करके देखा, नहीं खुल सकता था। फिर भी मैंने उसको फिर से लॉक कर दिया और चेक किया क्या वो खुल सकता है, तो अब वो नहीं खुल सकता था। और मैं मुड़ गई अपने कमरे में जाने के लिए। अभी मैं चंद कदम ही चली थी कि मेरी कानों ने आवाज़ सुनी, कटक। और ये जो कटक की आवाज़ थी, उस हैंडल को घुमाया गया था। और फौरी तौर पे मैं पीछे जैसे ही मुड़ी तो वह हैंडल मेरी आंखों के सामने ऊपर हुआ था। अब एक वजूद वहां पे ज़रूर मौजूद था जिसने उस हैंडल को ऊपर किया था, वो हो गया था। उस हैंडल को ऊपर होते मैंने देख लिया था और तभी वो कटक की आवाज़ पैदा हुई थी और दरवाज़ा उसी तरह फिर से खुल गया। चा चा कटक फिर से बंद हो गया। इस दफ़ा तो क्लियर मंजर था जो आंखों ने देख लिया कि दरवाजे को खोल के और बंद करके दिखाया गया था। उस लॉक को खोल के और बंद करके दिखाया गया था कि नहीं, तुम्हारे अलावा भी यहाँ कोई और वजूद है जिसने दरवाजे को खोला है और दरवाजे को बंद किया है। अब मेरा वहाँ रुकना नहीं बनता था। वहाँ जो भी वजूद था जिसको मैं देख नहीं पा रही थी, वो वहाँ पे मौजूद था। मुझे इस चीज़ का एहसास दिला रहा था कि तुमने लॉक को चेक कर लिया कि लॉक खुल नहीं सकता, खुद से नहीं खुल सकता जब तक इसको पूरा घुमाया ना जाए। और अभी तुम्हारी आंखों ने देखा है किसी ने उसको पूरा घुमा के खोल दिया है और दरवाजे को खोल के फिर बंद करके दिखाया कि हाँ, हम यहाँ हैं। अब ऐसा हुआ कि इसी घर में रहते हुए मैं दरवाजे के पास रहना शुरू हो गई। मुझे अब इस घर से भी तो डर लगना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आयात पढ़ लेती, अपने आप को मसरूफ़ कर लेती। ऐसी चीज़ें जो इस घर में हो रही होती मैं उनको इग्नोर करती। वक्त गुज़रता रहा, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी हो गई।
अब मैं आदी हो गई थी इस तरह के मामला से, पर्दों का हिलना, कोई गया है, गुजरा है, खटका हुआ है, दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, ऐसा बहुत कुछ था जो मैं देखती थी। लेकिन अब मुझे उनसे डर नहीं लगता था, मैं नॉर्मल रहती थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया मेरी बेटी जो वक्त के साथ साथ बड़ी हो रही है, अब मेरी बेटी भी उन चीज़ों को महसूस करना शुरू कर रही है। अब उसको भी वो सब कुछ नज़र आना शुरू हो गया है और मुझसे वो सवाल करके पूछती है, मामा ये दरवाज़ा खुद से क्यों खुल गया था? मामा वो देखो वो खुद से वो हिल गया है। मामा वो देखो वो खुद से चीज़ गिर गई है। अब मैं चाहती थी मेरी बेटी कम से कम इन चीज़ों को महसूस ना करे। मैंने वक्त जैसे कैसे अपना गुजार लिया था, लेकिन अपनी बेटी को नहीं चाहती थी अब वो डरे। और मेरी बेटी भी अब डर रही थी, चीज़ों को महसूस कर रही थी इस घर के अंदर। वो कहती हैं जब मैं आपको कहानी जब मैं आपको भेज रही हूँ, इसको भेजने से कोई 3-4 दिन पहले का वाकया है कि मैं शाम के टाइम किचन में खड़ी काम कर रही थी। यकीनन सी बात है, ख़वातीन शाम को किचन के अंदर खाना वगैरह बनाती हैं, तो वो जो मेरी बेटी है अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ़िक्रमंद है। अक्सर वो क्या करती है, वो पीछे आके छुप के खड़ी हो जाती है और माँ को डराती है। ऐसे बच्चे जिस तरह लाड प्यार में अपनी माँओं से करती हैं, तो ऐसे अक्सर करती है। तो कहती है मैं काम कर रही थी, काम करते हुए मुझे पता था कि वो अक्सर पीछे आ जाती है और आके मुझे डराती है। तो मैं ज़हनी तौर पे तैयार थी कि वो आने वाली है और आके मुझे डराएगी। और सामने लाइट चल रही थी, उस लाइट के को मैं इस अंदाज में देख रही थी कि कोई भी बच्ची जब आएगी, मेरी बेटी आएगी, तो उसका शेडो, उसका साया मैं क्लियर देख लूँगी, मुझे पता लग जाएगा। ऐसे ही काम करते हुए मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा पीछे बेटी का साया आ गया है। और मैं मुस्कुरा पड़ी कि अब मुझे ये डराएगी, मैं डरूंगी नहीं और मैं कहूँगी देखा मैं नहीं डरी। जिस तरह माँ बेटी आपस में लाड करती हैं, तो वो कहती है मैंने देखा वो क्लियर मेरी बेटी का साया बिल्कुल मेरे पीछे आ गया। और जैसे ही अब वो मुझे डराने वाली थी, तो उसने डराने की बजाय अपनी उंगली मेरी कमर पे टच कर दी। जैसे उसने अपनी उंगली मेरी कमर पर टच की, तो मैं तेज़ी से मुस्कुराती हुई पीछे मुड़ी कि उसको कह सकूँ कि मैं डरी नहीं हूँ। और जैसे मैंने मुड़ के पीछे देखा, तो पीछे कोई भी नहीं था। ये मेरा वहम नहीं था, उसकी उंगली क्लियर मेरे जिस्म को टच हुई थी। ये एक उंगली ही थी जो मेरी कमर में टच की गई थी। और मैंने क्लियर अपनी बेटी का जिसको साया समझा था, वो मेरी बेटी का साया नहीं था। क्योंकि जिस वक्त मुझे उंगली टच हो गई, तो भाग के मैं कमरे में गई तो देखा बेटी कमरे में मौजूद थी। और मैंने उससे पूछ भी लिया, अभी आप आई थी किचन में? उसने कहा नहीं मामा, मैं किचन में अभी नहीं आई। तो फिर वो जिस साये को मैंने उस रोशनी में देखा था, कि वो साया जिसको मैं बेटी का साया समझी थी, जो मेरी तरफ बढ़ रही थी, उस वक्त तक तो मेरे जहन में यही था मेरी बेटी है, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं थी, वो किसी का वजूद था, वो उसका साया था। गुलहरी आई है सामने, 2 गुलहरियां। वो कहती है साया था, वो एक लंबा सा काला स्याह सा साया, लेकिन ऐसा ही साया था जैसे इंसान का शैडो बनता है, बिल्कुल ऐसा ही एक शैडो था। और वो शैडो बिल्कुल इस अंदाज में दाखिल हुआ जैसे बाहर के दरवाजे से वो अंदर दाखिल होता है कोई भी इंसान। जब कोई भी इंसान अंदर इस तरह दाखिल होता है, तो उसके जिस्म का इस तरह साया सा बनता है। वो साया सा बना था और वो साया चलते हुए बिल्कुल मेरे करीब आ गया, जिसको मैं अभी तक बेटी समझे जा रही थी। उसने बाकायदा तौर पे मेरे वजूद को उंगली से टच किया है, और उस उंगली को मैंने महसूस तक किया है, और पीछे वो नहीं थी। अगर मुझे पता होता कि ये कोई इंसान की जगह पे जिन है, उसका वजूद है, और वो मुझे पीछे आके खड़ा हुआ है और उसने मेरी उंगली से अब मेरे जिस्म को टच किया, तो मैं डर जाती अच्छी खासी। लेकिन मैंने बेटी को समझा, तो इसलिए मैं चौंक भी गई और डर भी गई। उस वक्त तो नहीं डरी जब उसने उंगली टच की। बाद में जब ये पता लग गया मेरी बेटी नहीं थी, कोई और वजूद था, ना नजर आने वाला वजूद, तो मैं काफ़ी डर गई। तभी मैं बैठ गई कि मैं क्या करूं, और मैंने फैसला किया मुझे आपको ना सिर्फ अपनी कहानी रिकॉर्ड करके भेजनी चाहिए, बल्कि आपसे हेल्प लेनी है। मज़हर भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वाक़यात जो आपको बताए हैं और आपसे कहा है कहानी में शामिल ना कीजिएगा, वो भी बता दिए कि इतना कुछ मैंने ज़िंदगी में देख लिया है। लेकिन अब मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी उन सब चीज़ों को महसूस करे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन चीज़ों पर यकीन भी रखते हैं, मानते भी हैं। लेकिन फिर भी कब, कहाँ, किस लम्हे ये आपको झटका दे दें, डरा दें,
मुझे इससे जान छुड़ानी है। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी भी वो चीज़ें जो मेरे साथ जुड़ गई हैं मेरी बेटी के साथ भी जुड़ जाएं। जब ये मैंने कहानी सुनाई तो आपको शुरू में एक बात कही कि मैं कहानी को आजकल कोशिश करता हूं ऐसी कहानी शामिल करूं जो आपके लिए ना सिर्फ सुनने में मज़ा दे आपको, बल्कि उसमें कुछ ऐसा भी हो जिसको एंड में मैं डिस्कस कर सकूं कि आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो। मिसाल के तौर पे ये क्या चीज़ है जो इनके साथ अटैच थी, तो क्या इनकी बेटी के साथ भी अटैच हो गई, या बेटी के साथ एक नई चीज़ अटैच हुई है। जिन्नात, जिसको मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूं, नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी से मैं इसलिए कह देता हूं कि बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अगर मैं किसी को कहूं आपके साथ जिन रहते हैं या आपके साथ जिन्नात रहते हैं। किसी भी वजह से रह सकते हैं। काले जादू की वजह से आपके साथ जिन्नात हैं, हसद नज़र बद की वजह से आपके साथ जिन्नात हैं, आपके साथ शयातीन हैं, आपके घर के अंदर जिन्नात हैं या शयातीन हैं, या किसी जगह पे आप गए थे वहाँ से उनकी आपके साथ अटैचमेंट हुई है, आपके साथ आ गए हैं किसी भी रीज़न से। तो मैं ये लफ्ज़ कहूँगा तो इंसान खौफज़दा हो जाएंगे, उसके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, तो इंसान डरता नहीं है, रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी किसी के साथ अटैच होती है, हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसका तोड़ नहीं करेंगे तो ये आपके बच्चों तक में शिफ्ट हो जाती है। फिर ये सिलसिला नहीं रहता कि वो सिर्फ आपके साथ होगी, उसकी अटैचमेंट आपके बच्चों के साथ भी हो जाएगी। आप तोड़ नहीं करेंगे, वही बच्चे जब जवान होंगे, माँ बाप बन जाएंगे मियाँ बीवी के बाद, उनके बच्चे होंगे तो उनके साथ भी ये शिफ्ट हो जाते हैं। फिर ये नस्ल दर नस्ल आपकी फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं, अटैच रहते हैं। तो ये कहानी भी मैंने इसलिए सुनाई कि उन्होंने जिस तरह तोड़ करवाया, उस लड़की पे फोकस करके उन्होंने लड़की का तो तोड़ कर दिया। उस लम्हे हो सकता है इनके साथ इतनी अटैचमेंट ना हो, लेकिन बाद में इनके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी। कहानी में उन्होंने नहीं लिखा मुझे कि क्यों नहीं उन्होंने बाद में उनसे रब्ता किया, क्या हुआ, वो हयात नहीं रहे या क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने, या शादी इनकी दूसरे शहर में होगी। मैं पूछ नहीं सका, मैंने फौरी कहानी सुनी और आपको सुना दी। तो जिस तरह पहले उन्होंने तोड़ किया था ये भी कर देते, लेकिन तोड़ ना कराने की वजह से इनके साथ यह हुआ कि वो अटैचमेंट इस तरह चलती हुई आई कि अब इनकी बेटी के साथ भी हो चुका है। और ये सच है, अगर इसका तोड़ ना किया गया तो बेटी जवान होगी, बीवी बनेगी, बीवी से माँ बनेगी, और माँ से जब उसके यहाँ औलाद होगी उस औलाद के साथ भी अटैच हो जाएंगे। तो उन तमाम लोगों से जो मेरी स्टोरी सुनते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिनको भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह के मामलात महसूस होते हैं, जिन्नात हैं, कोई एनर्जी है, कोई गया है, उठा है, बैठा है, ये महसूस किया, इसका तोड़ ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं करने लगा, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये कहने लगा हूँ मैं फ़ी सबीलिल्लाह करता हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं करता, और मैं कोई आमिल नहीं हूँ कि मैं इलाज करता हूँ, गाइड करता हूँ आपको सिखाता हूँ कि खुद पढ़ो। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आओ मैं करके दूंगा, ये कहता हूँ खुद पढ़ो, ये आयात हैं, ये तरीका है, इस तरीके से तुम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों ने इससे छुटकारा हासिल किया। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, जो कहानी सुन रहे हैं, जिसके साथ भी इस तरह होता है वो ज़रूर इससे छुटकारा हासिल करें, मुझसे रब्ता करें, मैं आपको बताऊंगा, ये पढ़ें, आपका छुटकारा हासिल हो जाएगा। सिचुएशन हर बंदे की डिफरेंट होती है। मैंने इसके ऊपर ढेर सारी वीडियोस भी बना ली हैं। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, आप वीडियोस मेरी देखिए, उन वीडियो से वो कीजिए, लेकिन इससे छुटकारा ज़रूर कीजिए, क्योंकि मुझसे जितने लोग जुड़े हैं, वीडियोज़ को देख चुके हैं, उस वीडियोज़ को देख के खुद अपना इलाज कर चुके हैं, तोड़ कर चुके हैं, तो वो इन जिन्नात को अपने से, इन नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर भगा चुके हैं। आप खौफज़दा होते हैं, आपको डर लगता है, आप खुद नहीं भगा सकते, मुझसे रब्ता कीजिए, मैं हेल्प करूंगा जिस हद तक कर सकता हूं, लेकिन इसको भगाइएगा ज़रूर, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आज की कहानी इसलिए सुनाई है कि जितने लोगों के साथ भी इस तरह के मामला जिनको महसूस होता है उनके साथ कोई है, कोई गया है, ज़रूरी के सामने आके खड़ा हो जाए, लेकिन महसूस करा देते हैं, ऐसी आवाज़ आएगी कान में, दूर से आवाज़ आएगी, कोई बोल रहा था, कोई हंस रहा था, ऐसे लगा किसी के चलने की आवाज़ आई, ऐसे लगा किसी के हंसने की, किसी के रोने की, बात करने की, दरवाज़ा हिला, खिड़की हिली, पर्दा हिला, कुछ ना कुछ महसूस कराएंगे। अभी बिस्तर पे कोई लेटा था। इनके भी इस तरह के काफ़ी वाक़यात थे जब एरिया के, मैंने स्किप किए, उन्होंने कहा तो मैंने नहीं बताए। तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ महसूस हो तो आप लोगों ने इसका तोड़ ज़रूर करना है। ये मेरा आज का मैसेज था आप सब लोगों के लिए। इसको आगे भी फैलाइएगा, जिसके साथ भी कोई मसला मसाइल है। आप, मैं लाइव होता हूँ जुम्मा, हफ्ता इतवार, 3 दिन इसलिए होता हूँ कि आप लाइव आके भी मुझसे बात करेंगे और मैं आपको लाइव भी बता सकता हूँ, और वैसे अगर आप मुझे भेज देंगे तो मैं आपको वैसे भी सवालों के जवाब देता होता हूँ। मुझसे कोई अपने बारे में पूछना चाहे, अगर किसी को लगता है कि जी
मेरे साथ कोई मसला तो नहीं है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप चेक करके बताएं। तो फिर मैं कहता होता हूँ आपने मुझे बताना नहीं है अपने बारे में, वो मैं बताऊँगा। लाइव आके आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। करना क्या है, एक चेहरे की तस्वीर जिसमें अगर आप एनके लगाते हैं तो एनके उतार दें। ऐसी तस्वीर बनानी है सामने कैमरे की तरफ देखते हुए, जैसे हम शनाख्ती कार्ड के लिए बनवाते हैं, पासपोर्ट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तस्वीर बनाते हैं ना, सिर्फ चेहरे की, पुरानी तस्वीर नहीं। कुछ लोग पुरानी तस्वीर को उठा के उसको क्रॉप करके, नो, नई तस्वीर कैमरे से बनाइए, सामने बिल्कुल देखते हुए एक चेहरे की क्लियर तस्वीर बना के मुझे सेंड कीजिए। उस तस्वीर के नीचे नाम, वालदा का नाम मुझे सेंड कीजिए। मैं आपको डिटेल से बता सकता हूँ आपके साथ क्या है और इसका तोड़ कैसे करना है, या आप खुद से ये वाली वीडियो देख के इसका कैसे हल कर सकते हैं। मेरी ज़ात से जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपसे इंशाल्लाह हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसी ही नंबर पे आप मुझे अपनी तस्वीर भेज के भी अपने बारे में पूछ सकते हैं, और इसी ही नंबर पे आप अपनी स्टोरीज़ भी मुझे भेज सकते हैं, जिनको मैं प्रोग्राम में हॉरर स्टोरी में शामिल करूंगा। यही मेरा नंबर है व्हाट्सएप का, पाकिस्तान का कोड है +9292 पाकिस्तान का कोड है, प्लस जमा का निशान 923136655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, जमा 923136655500। इस पर आप मुझे स्टोरी लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज लंबा सा रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और इसी पे आप कोई सवाल जवाब मुझसे पूछना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से, तस्वीर भेज के आप मुझे इसी नंबर पे सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहानी मुझे इसी नंबर पे भेजेंगे तो आखिरी लफ्ज़ आपने उर्दू में कहानी या इंग्लिश में स्टोरी लाजमी लिखना है, क्योंकि आप कहानी या स्टोरी नहीं लिखेंगे तो इतने मैसेज आए हुए होते हैं, मुझे पता नहीं लगेगा और आपकी कहानी मुझसे मिस हो जाएगी। तो इसलिए आखिरी लफ्ज़ कहानी उर्दू में या इंग्लिश में, स्टोरी ज़रूर लिखिएगा। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।